नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आ जाइए अपना सेक्शन 9 पर। दिस इज सेक्शन 9 एंड यहां से आपकी स्टोरी शुरू होती है जिसका आपको इंतजार था। Which section of CPC relating to the suit of civil nature has been provided? Section 9 की heading से क्वेश्चन आएगा, and this is section 9 Barak language. Please see this. The court shall have jurisdiction to try all suits. The court shall have jurisdiction to try all suits कैसे of civil nature. इतनी लाइन को समझिए पहले कि कोर्ट ऐसे प्रत्येक सूट को ट्राई कर सकती है जो कैसा होगा, ऑफ सिविल नेचर का होगा। ध्यान रखना, बस इतनी लाइन याद कर लीजिए। यहीं से क्वेश्चन आएगा, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट ए कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट्स ऑफ ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये जनरल बात हुई कि जनरल बात में क्या देखेंगे आप, इफ यू वांट टू सी कि वेदर दिस सूट can be entertained by this court or not. If you want to know this question कि whether if you want to file a suit, अगर आपको एक सूट फाइल करना है and you want to know whether the court will entertain it or not, then you will have to see you will have to face two questions. Number one, whether the suit is of civil nature or not. You say it is of the civil nature, then it may be entertained. Then you will have to go to second question, and that is what, accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. समझे आप? So therefore there are only two conditions. Number one, suit must be of civil nature and it must not have been expressly or impliedly barred. If these two conditions are satisfied, you can file the suit and the court will have the jurisdiction to entertain it. So there are 2 points. Again I am revising it. The suit must be of civil nature. Number one, it must not have been barred either expressly or impliedly. अब एक लाइन और बची है इसमें crucial, that is what, subject to the provisions herein contained. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, यहां पर जो प्रोविजंस दिए गए उनके अधीन रहते हुए, इट मीन्स यू कैन नॉट अप्रोच टू एनी कोर्ट नाउ कि सर दिस इज द नंबर वन, आई हैव फुलफिल्ड द कंडीशन फर्स्ट, माई सूट इज ऑफ सिविल नेचर, नंबर वन, माई सूट इज नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, therefore you must entertain. The court will say, Mr. X,
you please read this. This is the subject to the provisions, other provisions. It means this court should have the pecuniary jurisdiction as well. Section 15 will be applied. This jurisdiction should have the territorial jurisdiction as well. केवल एक सूट सिविल नेचर का है, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है. जस्ट फॉर दिस रीजन, केवल इस वजह से कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस. It must be, the court will have to see whether it has jurisdiction or not, whether it has a pecuniary jurisdiction, whether it has the territorial jurisdiction over the matter or not, whether it has the subject matter jurisdiction or not. The court will see all kind of jurisdictions. Only then it can entertain, only then it will have the power to try it, authority to try it, jurisdiction to try it. तो प्लीज ये सेक्शन 9 की जो अभी तक की बात है समझ में आई है नहीं, जल्दी बताइए मुझे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आएंगे आपके. सो दिस इज द क्वेश्चन. अंडर द सीपीसी, ए लिटिगेंट हैविंग ए ग्रीवेंस ऑफ सिविल नेचर हैज ए राइट टू इंस्टीट्यूट ऑफ ए सिविल सूट इफ कॉग्निजेंस इज नॉट एक्सप्रेसली बार्ड. इन सब की लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा, ध्यान कर लेना, बस इतनी सी बात है. ऑल सिविल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई. अब ये समझिए, देखिए यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जानी चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीपीसीएस 2003. देखिए लैंग्वेज का खेल है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ऑल सिविल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर और नॉट. पहली बात सही है नहीं, बताइए. दिस इज रॉन्ग. ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सभी सिविल नेचर के, देखिए ये केवल एक ही बात हुई कि सिविल नेचर का सूट है तो आपको जुरिसडिक्शन होगा. सभी सिविल नेचर के सूट्स पर जुरिसडिक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना. अदर कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो फर्स्ट लाइन इज रॉन्ग. अब क्या, ऑल सूट्स सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली नॉट बार्ड. तो व्हाट आई मीन टू से, जब ये ए बी सी डी, इनमें आप देखेंगे देयर इज नो डिसेप्शन विद रिगार्ड टू लैंग्वेज. भाषा के उसमें इन्होंने खेल खेला है पूरा. तो प्लीज व्हाट आई एडवाइज यू, सेक्शन 9 को लिख कर याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, कहीं पर भी कोई गलती नहीं लेना चाहिए. ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. ये पूरी की पूरी सेक्शन 9 की लैंग्वेज पर क्वेश्चन बना है. तो सभी क्वेश्चन में लगभग सिमिलर लैंग्वेज है, हल्के फुल्के ट्विस्ट इन्होंने किए हैं और यही आपको आइडेंटिफाई करना था. अच्छे इसमें गलती कर आते हैं क्योंकि लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं. वो आप देंगे लेकिन, क्योंकि आपको बता दिया गया पहले. दूसरी बात, वेदर कोर्ट कैन विदाउट एक्सेप्शन ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर. नो, सारे सूट्स को बिना अपवाद के नहीं कर सकते. यू विल हैव टू सी वेदर द कॉग्निजेंस इज इम्प्लाइडली बार्ड और नॉट. तो आप ये देखिए, खेल सारा जो है प्लिम्स में, आपको मैं फिर बताना चाहता हूं, प्लिम्स में इट इज नॉट द टेस्टिंग ऑफ नॉलेज ओनली. प्लिम्स में केवल आपके ज्ञान की टेस्टिंग नहीं हो रही कि यू आर सो नॉलेजेबल. इट इज द टेस्ट ऑफ योर स्मार्टनेस एज वेल, कि हाउ स्मार्ट यू आर, कितने स्मार्टली आप उसको क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, कितने स्मार्टली आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, कितने स्मार्टली आपने लैंग्वेज के लैकुना को फाइंड आउट किया है, वो भी बहुत जरूरी है. आपकी रीडिंग की हैबिट्स कितनी है, आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, आप बहुत फास्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो मैटर इन दैट केस. इतने लेंथी क्वेश्चन को अगर आप 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन. तो इसमें ध्यान रखेंगे. आपकी हेल्प कब होगी, जब आपने डायरेक्ट लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से लिख के याद भी किया होगा. एंड सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल. देयरफॉर यू शुड रिमेंबर द सेक्शन 9 एट लीस्ट बाय हार्ट. आप कर लेंगे आप लोग, आई बिलीव कि यहां तक समझ में आएगा. एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ध्यान देना चाहिए. दिस इज व्हाट द वर्ड यूज हियर इज व्हाट सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर. देयर आर 2 वर्ड्स, सिविल नेचर एंड दिस इज नॉट ओनली सिविल. ये बात ध्यान रखना. अगेन आई एम सेइंग दिस सूट मस्ट बी ऑफ द सिविल नेचर. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली ऑफ सिविल, इट मस्ट बी इट इवन इफ इट इज ऑफ सिविल नेचर. इसकी चर्चा करूंगा अभी मैं भी. कम टू द एक्सप्लेनेशन 1 नाउ. कम टू द एक्सप्लेनेशन 1. A suit in which the right to property or to an office, please highlight this, right to of property or to an office
is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। इसको समझिए क्या मामला है। देखिए सेक्शन 9 में यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट लैंग्वेज, एक बात। सेकेंड क्वेश्चन यू विल एक्सपेक्ट कि आउट ऑफ फॉलोइंग सूट्स विच सूट इज ऑफ सिविल नेचर, कौन सा सूट सिविल नेचर का है वो आप हमें बताइए। तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू मस्ट बी हैविंग, प्ले वेरी स्मार्टली, यू मस्ट बी हैविंग द लिस्ट ऑफ द सब केसेस जहां पर यू मे बी कंफ्यूज्ड, कहां पर कंफ्यूजन हो सकता है वहां की ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए। एक टेबलर फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, द केसेस इन विच द सूट वाज हेल्ड टू बी ऑफ सिविल नेचर, एक बात। एक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, द केसेस वेयर द सूट वाज डिसाइडेड टू बी नॉट ऑफ द सिविल नेचर। तो दो यहीं से आपको केस इससे बाहर मिलेगा नहीं मिलेगा, सेक्शन 9 की डायरेक्ट लैंग्वेज एंड इस लिस्ट से बाहर आपको केस, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिर मैं समझाता हूं एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है कि अगर कोई सूट ऐसा है, कैसा सूट है, वेयर राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि किसी संपत्ति के संबंध में एक अधिकार कंटेस्टेड है, या राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड यानी किसी पद के संबंध में यू आर फाइटिंग फॉर द ऑफिस, यू आर फाइटिंग फॉर ए पोजिशन। Now, if you are contested, this is the subject matter. Subject matter is what? Right to property or right to an office. If this is contested, in that case, this will be suit will be considered to be of civil nature. If this suit will be considered of the civil nature, even if it depends upon the question as to the religious rites or ceremonies। क्या समझे इस बात को कि now you are contesting right to property, you are claiming that this property belongs to me, ये संपत्ति मेरी है, आपका कहना ये है। Opposite party is saying this property belongs to me, तो this is the right to property is contested। Contested means I am alleging, you are denying it, तो this is being contested, my right to property is being contested here। Similarly maybe the right to office कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, तुम कह रहे हो मैं पुजारी हूं। Now we are fighting, we are contesting for a right to an office कि इस पद पर किसका अधिकार है, कौन इसका मठाधीश बनेगा, कौन इस मस्जिद का मौलाना बनेगा। तो दिस में बी द राइट टू एन ऑफिस समटाइम्स। सो कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज सच राइट एंड इफ यू वांट टू डिसाइड दिस फॉर द डिसीजन ऑफ दिस केस, यू हैव टू डिसाइड another question, you have to decide another question which is related to religious rites or ceremonies। जो धार्मिक रीति रिवाजों को के संबंध में किसी प्रश्न को डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप इसको डिसाइड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए, इस पर जो आपको इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज को डिसाइड करना पड़ेगा। इफ इट इज द सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन है, इवन इन दैट केस द सूट शैल बी कंसिडर्ड टू बी द सूट ऑफ द सिविल नेचर। इस सूट को सिविल नेचर का ही माना जाएगा। ये आपको बात एक्सप्लेन कर दी गई है, ठीक है। नाउ प्लीज लेट मी नो अगर ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। You please see this. Right, लिख लीजिएगा। 2 shares in offerings। right to take out religious
प्रोसेशन, इन दो राइट्स पर आप अपना मुलायजा फरमाइए। राइट टू शेयर ऑफ इन दी ऑफरिंग्स, इसको समझते हैं पहले। जो हमारे ये संजय कौशिक भाई साहब हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं? संजय कौशिक भाई साहब मान लीजिए पंडे हैं। कहाँ के पंडे हैं साहब? वाराणसी में पंडे हैं ये। नाउ ये कह रहे हैं वहां पर जितना भी दान दक्षिणा आती है, ऑफरिंग्स आती हैं, आई हैव ऑल्सो शेयर इन दैट। सो नाउ ही इज कंटेस्टिंग फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी, यू कैन से हियर प्रॉपर्टी ऑफरिंग्स, जो प्रॉपर्टी पैसा इकट्ठा हुआ। नाउ ही इज कंटेस्टिंग फॉर दिस राइट नाउ, एंड इन दैट केस now this right will be dependent. In that case, to decide his claim, the court will have to go to the question of religious rites and ceremonies, कि धार्मिक रीति रिवाजों को वहां पर समझना पड़ेगा, उन प्रश्नों को सुलझाना पड़ेगा, और तभी इनके राइट को डिसाइड किया जा सकता है। तो द क्वेश्चन इज दिस कि यहां पर जो इंसिडेंटली रिलीजियस सेरेमनीज को डिसाइड करना पड़ रहा है, तो वेदर इन दैट केस it will be whether still it will be considered this suit of civil nature or not, क्या इस सूट को अब भी सिविल नेचर का माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 में ये बात साफ साफ कर दी गई कि अगर ऐसी स्थिति है, अगर डिपेंडेंट है एंटायरली, तब भी इस सूट को सिविल नेचर का ही माना जाएगा। तथास्तु। देखिए दोबारा पढ़ लीजिए इसकी लाइन को, फिर आपको मेरे ख्याल से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे बताइए। ए सूट इन विच, देखिए कौन सा सूट? ये सूट है, ऐसे पढ़िए। ए सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू ऑफरिंग्स, राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। एक ऐसा सूट है ये, ठीक है, जिसमें ये कंटेस्ट है कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा है या नहीं है, या मुझे पद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर, इस सूट को सिविल नेचर का ही माना जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। सो बेसिकली यू कैन से लाइक दिस राइट टू प्रॉपर्टी, this right to property or to office is dependent upon the questions as to religious rites or ceremonies. Still in that case suit will be considered to be of civil nature. So you will have to see कि what is the principal question. जो question है, मुख्य प्रश्न क्या है सूट में? What is the principal question? Principal question is of civil nature, right to property or to an office. But it is dependent, incidentally involves whether it is caste question, whether it is religious questions, even if it is the situation, then the suit shall be considered to be of civil nature. तो ऐसी स्थिति में इस सूट को सिविल नेचर का माना जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कब अप्लाई होगा, इसको समझने की कोशिश के द्वारा कीजिए। सपोज कीजिए मैडम मिस्टर अरशान पहुंच गए कोर्ट में फॉर द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, सिविल नेचर, कंजुगल राइट्स के लिए जा रहे हैं, डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, एलिमनी के लिए जा रहे हैं, ऑल आर सूट्स। देर आर मैडम सरबजीत कौर, शी हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद सोनम सिंगल एंड नाउ देर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर शी इज अप्रोचिंग द कोर्ट फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन दिस इज, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, इट इज सूट ऑफ सिविल नेचर। समझे? समवन इज अप्रोचिंग फॉर द स्पेसिफिक रिलीफ, then again this suit is for civil nature. Someone is going for the damages for the defamation, civil nature. Clear cut cases हैं, civil nature है. But sometimes it may happen that the case is of such a nature that it has some religious color to that office. The court had to decide some religious question first, religious ceremonies first, and then only then your right can be decided. So what will happen, whether such suit shall be within the domain of the civil court or not? ऐसे सूट पर कोर्ट का अधिकार होगा या नहीं होगा, ये एक प्रश्न है।
इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है एक्सप्लेनेशन 1 में भी और अभी हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 2 में भी। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इफ इट इज सो, इफ द राइट टू प्रॉपर्टी और टू ऑफिस इज कंटेस्टेड and this right is dependent upon the religious rites or ceremonies, even in that case सूट को हम सिविल नेचर का ही मानेंगे। इट मीन्स सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन सच सूट। अब मुझे बताइए हाँ या ना। एक्सप्लेनेशन सेकंड, for the purposes of this section it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। ये वो देखिए, तो explanation second is basically explanation of first। explanation first को ही explain करने के लिए explanation second की जरूरत पड़ी यहाँ पर। ये अब क्या कहता है explanation second, इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, प्लेन फॉर प्लेन आएगा। इट वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ से समझिए कि ए सूट, इन ए सूट देयर इज ए राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड बिकॉज दिस वाज द व्हाट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन 1। तो एक ऐसा विवाद है, एक ऐसा केस है जिसमें संपत्ति के अधिकार या किसी पद का अधिकार कंटेस्टेड है। ठीक है साहब। नाउ ये जो राइट है, ये जो अधिकार है, इट इज डिपेंडेंट एंटायरली अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। धार्मिक रीति रिवाजों पर निर्धारित है ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये सिविल नेचर का माना जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इतनी कहानी थी एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 2 ने इतना एड ऑन किया है कि अगर इस ऑफिस में कोई फीस अटैच्ड है या ये किसी खास स्थान से संबंधित है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फीस और प्लेस आर अटैच्ड और नॉट, इट डजंट मैटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज द सूट ऑफ सिविल नेचर। समझे? तो इसको पढ़ने के बाद, इस स्लाइड को समझने के बाद में आप फिर इसकी लैंग्वेज को पढ़िए। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटेरियल। क्या इमैटेरियल? whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। तो जो राइट टू ऑफिस की बात की गई है, राइट टू ऑफिस इन एक्सप्लेनेशन 1, उससे कोई फीस अटैच्ड है या कोई स्थान संबंधित कोई उसमें अटैच्ड है, उससे भी उसकी नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन दिस इज द एक्सप्लेनेशन सेकंड। सिंपल सी बात है, आप दो बातें याद रख लीजिए। इसमें दो बातें याद रखिए, ये कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, सूट विल बी ऑफ सिविल नेचर व्हाटएवर। कोई फीस अटैच्ड है, फर्क नहीं पड़ता। किसी प्लेस से अटैच्ड है, फर्क नहीं पड़ता। किसी रिलीजियस राइट और सेरेमनीज पर डिटर्मिनेशन पे फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता। बस व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज कंटेस्टेड, कि सब विवाद क्या है, संपत्ति का विवाद है साहब। विवाद क्या है? ऑफिस का विवाद है। ये सूट ऑफ सिविल नेचर बन गया। अब इसको, इस विवाद को समझाने के लिए, इस पद के क्वेश्चन समझाने के लिए, प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, अगर किसी धार्मिक क्रियाकलाप को डिसाइड करना पड़ जाए तो कोर्ट करेगी। कोर्ट विल नॉट डिनाई इट। कोई उसके साथ कोई धन संबंधित जरूरत होगी, भाई इसके साथ कोई इसके साथ फीस का मतलब यहाँ पर कोई इमोलमेंट जुड़े हुए यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई खास स्थान से ही जुड़ा हुआ हो, वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ हो, किसी और धार्मिक स्थान से जुड़ा हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ द सूट, दिस सूट विल रिमेन ऑफ द सिविल नेचर। इट इज मोर देन एनफ फॉर द क्रैश कोर्स। समझे? आया समझ में? नहीं बताइए सेक्शन 9 पे। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे, उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए।
हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।